नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो सुपर टेट और टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न है, बाल विकास निर्भर करता है। तो बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो बाल विकास की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी वातावरण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बालक के परिवार पर। तो बाल विकास जो निर्भर करता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न नंबर 2, सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, ऑप्शन नंबर बी अपने वेतन का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी का ज्ञान। तो उक्त सभी वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो इनमें सही होना है ना, दो गलत होनी है, तो उक्त सभी का तो होगा नहीं। सहकर्मी की योग्यता, तो इसमें सहकर्मी की योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। अपने वेतन की तो कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर सफल और प्रभावी शिक्षण बनाना है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखा जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन नंबर बी खेल विधि, ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो शेषवावस्था के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयोग विधि है? तो शेषवावस्था की बात करें तो कौन सी उपयोगी है? तो इसमें मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये तीनों की तीनों उपयुक्त हैं। क्या हैं? उपयुक्त हैं शेषवावस्था के लिए। तो शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तीनों हैं, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की हम बात करें, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए कैसी? मूर्त, बी जीवन से संबंधित, सी रोचक, डी उक्त सभी प्रकार की। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मूर्त भी हो, जीवन से संबंधित भी हो और रोचक भी हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उक्त सभी प्रकार की होनी चाहिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में क्या होना अनिवार्य है और क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर बी छात्र सक्रियता पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर सी भाषणों पर जोर हो, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक पर आधारित हो। तो पाठ्यपुस्तक पर आधारित नहीं होनी चाहिए, भाषण से जोर देने से कोई मतलब नहीं है, सैद्धांतिक नियम ना हो, उसमें तथ्य ऐसी कोई बात नहीं है, छात्र सक्रियता पर आधारित हो। यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि छात्र उसमें क्या रहें, सक्रिय रहें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में किसको महत्व देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समन्वय को, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक दिशा को, ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक पक्ष को, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी को। तो अब इनमें से दो गलत होने हैं, एक सही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी तो होंगे नहीं। शैक्षिक पक्ष से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, आर्थिक स्थिति से इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। जब आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब समन्वय बनाना, बच्चे और अध्यापक और पुस्तक के साथ क्या हो, समन्वय बनाकर बच्चे को पढ़ाया जाए, यानी कि कोरिलेटिव, उससे जोड़ते हुए पढ़ाया जाए।
तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व दिया जाता है समन्वय को। किसको? समन्वय को। समन्वय का अर्थ होता है कोरोलेशन करना, यानी कि उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना, समन्वय स्थापित करना। तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में जो महत्व दिया जाता है वो समन्वय को दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी के लिए। तो इसके लिए करके सीखने की बात आई तो करके सीखना, बच्चा डूइंग लर्निंग करता है, जब करके सीखता है तो शेष अवस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो चाहे किशोर अवस्था हो, सभी के लिए उपयुक्त है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 7 का। तो करके सीखना किससे संबंधित है? चाहे शेष अवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो और चाहे किशोर अवस्था, सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया। ऑप्शन नंबर ए रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी प्रोवेल ने, ऑप्शन नंबर सी किलपेट्रिक ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन डीवी ने। तो किंडरगार्टन गार्डन में होती है बॉल, क्या होती है? बॉल। बगीचे बॉल क्या होती है? गार्डन में क्या होती है? बॉल से तो खेलते हैं क्रिकेट। तो प्रोवेल, तो किंडरगार्टन विधि का विकास जो है वो प्रोवेल से संबंधित है। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? प्रोवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है प्रोवेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वो है शैशव अवस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शैशव अवस्था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए एडलर, बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी गुड एनफ ने, ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, तो 20 एक बार, शताब्दी और शताब्दी दो बार, जब दो बार शताब्दी तो क्रो एंड क्रो ये भी दो बार। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। जब क्रो दो बार तो शताब्दी दो बार। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की बात करें, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो सीखने का आदर्श काल किसने माना है? शैशवावस्था को। अब जब बताएं जो शैशवावस्था है तो सीखने का आदर्श काल माना है वैलेंटाइन ने। किसने माना है? वैलेंटाइन ने। तो क्रो एंड क्रो नहीं है, एडलर भी नहीं है और वाटसन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है वैलेंटाइन ने क्या माना है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था। तो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने कहा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? यानी कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर ए एडलर, ऑप्शन नंबर बी किलपेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी कॉल्सनिक, ऑप्शन नंबर डी बिलेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने। तो बिलेयर, जोन्स व सिम्पसन ने क्या कहा था? बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बिलेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें,
शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? शारीरिक विकास की जो गति है वो कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है? शारीरिक यानी कि शरीर नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए भ्रूण अवस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर डी बाल अवस्था। तो शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में कम हो जाती है? तो हम अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए 270, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 355, ऑप्शन नंबर डी 255। तो मानव शरीर की अगर बात करें, मानव शरीर में होती है 206 हड्डियों की संख्या मानव में। शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। होता क्या है, जब शिशु छोटा होता है तो उसकी हड्डियाँ आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ने लगती हैं, उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं और क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। यानी कि कई हड्डियाँ, छोटी छोटी कई हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। किसने कहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? ये बात किसने कही है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से यानी पहले संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? ऑप्शन नंबर ए मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन, ऑप्शन नंबर सी सोरेबा टेलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी हरमन ने। तो ये जो कथन कहा था, ये कहा था सोरेबा टेलफोर्ड ने कि सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जो दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ये कथन है सोरेबा टेलफोर्ड का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या बताई है। तो मैकडूगल व गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन नंबर ए, चाहे मैकडूगल हो चाहे गिलफोर्ड हो, बात पूछ रहा है संवेग की, किसकी? संवेग की, कि संवेगों की संख्या कितनी बताई है? संवेगों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14। तो मैकडूगल और गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अगले क्वेश्चन की बात करें। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? यानी किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? नंबर ए स्किनर व हैरीमन, ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर सी हरलॉक, ऑप्शन नंबर डी वॉटसन। तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सामाजिक संबंध है उसमें परिपक्वता प्राप्त करेंगे तो एक नर व्यक्ति ही परिपक्वता प्राप्त करता है। तो स्किनर व हैरीमन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। गिलफोर्ड ने संवेग के कितने वर्ग बताए थे? गिलफोर्ड ने संवेग के कितने वर्ग बनाए हैं ये बताए थे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो गिलफोर्ड ने जो संवेग के वर्ग बताए थे वो बताए थे 3। कौन कौन से? तो प्यार, प्रेम, भय, प्रेम और प्यार 1, भय और क्रोध 3 हो गई। कितने? 3। तो प्रेम कहें तो प्रेम, भय और क्रोध, ये 3 संवेग बताए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है गिलफोर्ड के अनुसार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग कितने हैं? तो वाटसन के अनुसार हो तो संवेगों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? प्रेम, क्रोध और भय। प्रेम को ही कहते हैं प्यार। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी क्रोध, ऑप्शन सी भय। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग सभी हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें।
हमारा वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? जरा भैया आदर्श में देखें, ये सारे आदर्श में ऐसा सा कौन से में आता है, जरा देख के बताएं। ऐसा सा, और जो डबल आए इसमें भी आए, दो लोग हैं ना, ये दो लोग हैं कि वैलेंटाइन, वैलेंटाइन और आदर्श। तो ये शैशव अवस्था, शैशव अवस्था में वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। और सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है वैलेंटाइन के अनुसार। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का विज्ञापन विवेचन प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी पावलोव, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कॉल एवं ब्रूस। तो ब्रूस और लिखें, कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल कहा है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था को कहा था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था को। जरा ध्यान दें, ब्रूस में आ रहा है बा, कॉल में आ रहा है ला, तो बा और ला क्या बनेगा? बा और ला। तो इसका मतलब बाला किस में आता है? बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? यानी कि संवेगों की अस्थिरता, संवेग अस्थिर नहीं रहते। ऑप्शन नंबर सी शिशु, ऑप्शन नंबर बी बालावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ावस्था। तो संवेगों की जो अस्थिरता होती है सर्वाधिक वो होती है शिशु अवस्था में। किसमें? शिशु अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता प्रारंभ हो जाती है? यानी कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चे के अंदर आत्म नैतिकता प्रारंभ कौन सी उम्र में हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। तो कौन सी अवस्था में नैतिकता प्रारंभ हो जाती है? और नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत वो दिया था कोहल वर्ग ने। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार की बात कर रहे हैं तो 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, हमारा बालक में किस आयु वर्ग में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? यानी कि बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? यानी कि बच्चा त्रुटि को क्या करने लगता है? सुधार करने की प्रवृत्ति आ जाती है। ए 5 वर्ष में, बी 9 वर्ष में, सी 12 वर्ष में और डी 17 वर्ष में। तो त्रुटियों की सुधार करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 12 वर्ष की उम्र में बच्चे के अंदर वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षकों को किन वीडियो का प्रयोग करना चाहिए? मनोवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित करनी है और शिक्षक के लिए कौन कौन सी वीडियो प्रयोग करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सूचना तथा प्रसार, बी संपर्क, ऑप्शन नंबर सी समूह प्रकार, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। यदि बच्चे के अंदर मनोवृत्ति विकसित करनी है तो शिक्षकों को वीडियो अगर प्रयोग करनी है तो कौन सी? ए बी सी तीनों उपयोग सभी का प्रयोग किया जाए, सभी का प्रयोग किया जाए मनोवृत्ति विकसित करने के लिए। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का जो काल है वो कौन सा? तीव्र की बात आए
तो तनाव की बात आए तो स्टैनले हॉल ने कहा था आंधी तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? आंधी तूफान की अवस्था वो है किशोर अवस्था। तो तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल क्या शैशवावस्था है, क्या बालावस्था है, क्या किशोर अवस्था है, क्या युवावस्था है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, किशोर अवस्था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था में। तो बच्चे के अंदर जो कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन बाल विकास की कौन सी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तर बाल अवस्था के अंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 30, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। बाल्यावस्था में किस तरह का शिक्षण होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बालक की क्षमताओं के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी बालक की रुचियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी उक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की रुचि के अनुसार। बालक के अंदर बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए शिक्षण? तो बालक की क्षमता के अनुसार और बालक की रुचि के अनुसार। शिक्षक की इसमें कोई रुचि नहीं लगेगी, शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। तो उपयुक्त यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वो करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। शिक्षक अपनी रुचि रख रहा है, बच्चे को रुचि नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मेन कारण किसका है? बालक की क्षमता कितनी है और बालक की रुचि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? नंबर एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए उदात्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी विनिर्वर्तित व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी बाधा दूर करना, ऑप्शन नंबर डी तादात्म्य। तो हम अगर बात करें व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करना है तो बाधाओं को दूर करना होगा। बाधाओं को दूर किया जाए तो मानसिक तनाव क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बाधा दूर करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। समायोजन की प्रक्रिया है, यानी कि समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन नंबर ए गतिशील, ऑप्शन नंबर बी मानसिक, ऑप्शन नंबर सी स्थिर, ऑप्शन नंबर डी स्थानापन्न। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो समायोजन की जो प्रक्रिया है ना तो स्थानापन्न है और ना ही स्थानापन्न है और ना ही स्थिर है और ना ही मानसिक है। समायोजन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? तो वो है गतिशील। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है गतिशील, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है गतिशील। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। कुसमायोजन परिमाण है। कुसमायोजन किसका परिमाण है? ऑप्शन नंबर ए कुंठा का, ऑप्शन नंबर बी तनाव का, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। तो कुसमायोजन की बात करें तो कुंठा भी होती है, उसमें तनाव भी होता है, संघर्ष भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। कुसमायोजित व्यक्तित्व का जो लक्षण है अगर हम बात करें क्या ऑप्शन नंबर डी विद्युतता, तो विद्युतता नहीं होगा, ये तो समायोजित का लक्षण है। प्रसन्नता नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगा, ये भी किसका? समायोजित का है। तो ना तो प्रसन्नता हुई ना विद्युतता हुई। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए मन व बुद्धि स्थिर है, और जब मन व बुद्धि स्थिर होगी तो भी समायोजित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, मन व बुद्धि अस्थिर है, मन व बुद्धि क्या हो? अस्थिर हो, तो ये कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो है बी। अगला क्वेश्चन देखें। दमन एवं समन प्रकार हैं। तो दमन एवं समन किसके प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा विधियों के, ऑप्शन नंबर बी समायोजन विधियों के, ऑप्शन नंबर सी रक्षा युक्ति के, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण विधियों के। तो दमन एवं जो समन प्रकार हैं वो ना तो किसके हैं? शिक्षण विधियों के हैं,
न समायोजन विधियों के हैं और न ही अभिप्रेरणा व्यक्ति विधियों के हैं। दमन एवं जो समन प्रकार हैं वो रक्षा युक्ति के प्रकार हैं। किसके? रक्षा युक्ति के प्रकार हैं दमन एवं समन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। बच्चे जैसा एक व्यवहार करें तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिगमन का, ऑप्शन नंबर बी युक्तिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है किसका? तो वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्रतिगमन। प्रतिगमन, बच्चे जैसा व्यवहार करना, बच्चे जैसा व्यवहार करना प्रतिगमन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है। एक छोटा बालक और जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है और घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो एक छोटा बच्चा बालक उसके एक साथी ने पीटा है और घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रही है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी युक्तिकरण। युक्तिकरण तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा उसी जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, उसी जैसा व्यवहार। अब व्यवहार की बात है क्योंकि उसी की जैसा व्यवहार करने लगा। अभी ये क्वेश्चन आया था इससे पहले, जैसे हम बात करें बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है तो प्रतिगमन है। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या अगले क्वेश्चन में ये इसमें दे रखा है, एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा और घर लौटने पर उसके छोटे भाई को पीटता है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रतिगमन। प्रतिगमन क्यों? क्योंकि जब उसने जैसा व्यवहार किया और उसके छोटे भाई के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है तो ये क्रिया क्या कहलाई? प्रतिगमन। प्रतिगमन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी प्रतिगमन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करें, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थितियों को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक बालक है और अपनी दुख भरी परिस्थितियों को भुला देता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी प्रतिगमन। प्रतिगमन तो होता है बालक जैसा व्यवहार करना, यानी कि उसी की तरह व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी दमन, ऑप्शन नंबर बी समन, ऑप्शन नंबर ए औचित्यकरण। तो ना तो औचित्यकरण होगा ना ही समन होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा दमन। कि क्या करता है? बालक अपनी दुख भरी घटनाओं को भूल जाता है तो उसे कहते हैं दमन करना, यानी कि दमन कर लिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से समायोजन का तरीका नहीं है वह क्या है? तो समायोजन का तरीका कौन सा नहीं है? मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी कुशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी पुनर्शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी मनोअभिनय। तो समायोजन का एक तरीका नहीं है, तो समायोजन का तरीका कौन सा नहीं है? वो है कुशिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कुशिक्षा। कुशिक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ये कथन किसका है? समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए बोरिंग लेगफेल्ड बेल्ट का, ऑप्शन नंबर बी गेट्स का, ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर डी प्रोवेल का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बोरिंग लेगफेल्ड बेल्ट। बोरिंग लेगफेल्ड बेल्ट। अगर फेल्ड और वेल्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न में से जो तत्व बाधक हैं वे क्या कहलाते हैं? तो व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न में से कौन सा तत्व है जो बाधक है? ऑप्शन नंबर ए भग्नसा, ऑप्शन नंबर बी आशा, ऑप्शन नंबर सी उत्साह, ऑप्शन नंबर डी खेल। अब व्यक्तित्व में समायोजन करना है
तो बाधक कौन सी? आशा। अगर आशा है तो ये क्या करेगी? ये बाधक है, तो आशा बाधक नहीं है। उत्साह, उत्साह तो अच्छी बात है, बाधक नहीं होनी चाहिए। खेल भी बाधक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भगनशा। भगनशा व्यक्ति समायोजन में निम्न में से जो तत्व है वो क्या है? बाधक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से वह बालक जो कुसमायोजित बालक की पहचान कराने वाला है। तो निम्न में से कौन है जो बालक को कुसमायोजित बालक की पहचान कराएगा? वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए अस्थिर संवेग, ऑप्शन नंबर बी उत्साह, ऑप्शन नंबर सी चतुराई, ऑप्शन नंबर डी विद्युत्ता। तो विद्युत्ता होना एक अच्छी बात है, तो ये तो समाहित होने की बात है। चतुराई भी एक अच्छी बात है, उत्साह भी एक अच्छी बात है, तो ये तो है समायोजित बालक की पहचान। समायोजित बालक की पहचान। अब बचा कुसमायोजित की बात, तो अस्थिर संवेग। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, अस्थिर संवेग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छे समायोजन की विशेषता है। अब अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक अस्थिरता नहीं, अस्थिरता। ऑप्शन नंबर बी सहनशीलता, ऑप्शन नंबर सी अनियमित दिनचर्या, ऑप्शन नंबर डी आत्मविश्वास में सभी। तो आत्मविश्वास में सभी नहीं, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, संवेगा अस्थिरता नहीं, स्थिरता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सहनशीलता होनी चाहिए। एक अच्छे समायोजन की विशेषता है, सहनशील होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या करता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देखें। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान को सक्रिय रूप से सूचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, तो देखें हमने चार ऑब्जेक्टों को आसानी से पढ़ा था इनको। तो ये प्रश्न जो कह रहा है हमारा, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे होते हैं। तो इसमें देखें जीन पियाजे के जो अनुसार होते हैं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से सूचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन नंबर बी एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन नंबर सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन नंबर डी एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो निष्क्रिय की तो बात ही नहीं है, व्यक्तिगत पर्सनल कोई विधि नहीं होती ऐसी। अनुबंधित, जिसको अनुबंधित हो नहीं। लेव वाइगोत्स्की की बात आए तो ये लेव वाइगोत्स्की कौन है मेरे भैया? लेव वाइगोत्स्की जो है हमारे सामाजिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं लेव वाइगोत्स्की? तो सामाजिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़े हुए कौन हैं? तो ये लेव वाइगोत्स्की जुड़े हुए हैं। अंतःवाक्य की संकल्पना किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सामाजिक गतिविधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, अब क्या प्रस्ताव है उनका? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो बताइए
कि बच्चों की सोच कैसी होती है। तो बच्चों की सोच की हम बात करें, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है निम्न होती है, नहीं होती है, बेहतर होती है, नहीं होती है, मात्रात्मक रूप से कोई लेना देना नहीं, गुणात्मक रूप में कैसी होती है, गुणात्मक रूप में बच्चों से यानी कि वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम की बात आए, प्राथमिक तो परिवार, कौन आएगा, परिवार। प्राथमिक की बात आए तो परिवार, माँ और पापा यानी कि मम्मी पापा, तो माँ या परिवार, तो ऑप्शन नंबर ए मीडिया नहीं, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परिवार का प्राथमिक सामाजिकरण है, मीडिया विद्यालय ये क्या है, द्वितीय सामाजिकरण है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है। तो IQ पहली बात करें, IQ बराबर होता है MA/CA यानी कि मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो अगर हम बात करें तो ये होता है इसका फार्मूला, ये कह रहे हैं जड़ बुद्धि, तो 111 से 120 तक ये तो जड़ बुद्धि होगी नहीं, ये तो प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं। 81 से 100 सामान्य बच्चे यानी कि 81 नहीं होना चाहिए था, 91 से 110 तक सामान्य बच्चों की होती है। ऑप्शन नंबर सी 71 से 80 तक, ये भी थोड़े जानते हैं, लेकिन 71 से जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कम होती है, तो ऐसे बच्चों को कहते हैं जड़ बुद्धि वाले बच्चे। तो जड़ बुद्धि वाले बालक का जो IQ लेवल होता है वो होता है 71 से कम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, अगला इस प्रश्न की बात करें, व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है। तो व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए झगड़ालू प्रवृत्तियों से, ऑप्शन नंबर बी पलायनवादी प्रवृत्तियों से, ऑप्शन नंबर सी आक्रमणकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी में। अगर समायोजन की बात करता तो उत्साह वगैरह, उत्साह विद्वंता यानी कि विद्वंता हो, चालाकी आए, तो ये किससे आते, ये आते समायोजन से। किससे, समायोजन के। तो समायोजन, अब इसकी अगर बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है कुसमायोजन की। किसकी, कुसमायोजन। तो कुसमायोजन की बात करें, व्यक्ति का कुसमायोजन झगड़ालू प्रवृत्ति होती हैं, पलायनवादी भी होती हैं और आक्रमणकारी के रूप में भी होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बाल विकास के हमने 50 क्वेश्चन लिए थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।